जस्ट अ मिनट होल्ड करो बेटा। तो डीपीपी 2 और 3, हाँ जी। ध्रुव का कहना है कि सर आपकी डीपीपी का लेवल बहुत बढ़िया है, मजा आया करके। देखो डीपीपी का लेवल जो है ना, मैं आपको बता दूं, अगर तुम इसको देखो ओवरऑल तो बहुत बेसिक से है, जीरो से लेके हाईएस्ट लेवल तक है, ये मैं आपको बता दूं। अगर आपने लेक्चर ढंग से नहीं सुना है तो कुछ क्वेश्चंस करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा या गलत हो जाएंगे, तो आपको क्वेश्चन करने में टाइम भी कम लगना चाहिए। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा है मतलब आप लेक्चर को अच्छी तरह से नहीं देख रहे हो, तो आपको अच्छी तरह से देखना है। अच्छा जी, मज़ा आ गया कसम से, बहुत बढ़िया। अच्छा 2 3 4 तीनों ही कर ली, वो भी बहुत बढ़िया है। आपने 2 3 4 तीनों ही कर, वैसे मैंने 2 3 4 तीनों के सॉल्यूशन डाल दिए हैं। होमवर्क में 2 और 3 दी थी, तो चलो अच्छी बात है। कुछ डाउट है तो देखो यार, एक बार वीडियो सॉल्यूशन देखना, बहुत मन से बहुत प्यार से, कहते ना तन मन धन से बनाए मैंने, मतलब उससे ज्यादा क्या कोई डिटेल में एक्सप्लेन कर पाएगा उन क्वेश्चन को, नहीं। तो सीरियसली बहुत अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया उनको, तो आपको मजा आएगा करके भी। और सॉल्यूशन अगर डाउट नहीं आए तो बहुत अच्छी बात है, वैसे तो यही कहूंगा, डाउट आनी नहीं चाहिए, ठीक है ना। हाँ आज ही रिकॉर्ड किए हैं, राधा ने पहचान लिया, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम फ्रेश रिकॉर्डिंग है, ताजा ताजा। नहीं, उसकी कुछ बात ही और होती है, सही कहा ना मैंने। लास्ट क्लास के नोट्स अपलोड नहीं हुए, एक बार देख लेंगे। चलो जी अभी आगे बढ़ते हैं। तो लास्ट क्लास में मैंने आपको फर्स्ट ऑर्डर बता दिया था, और खासकर मैंने इस पर एम्फेसिस किया था कि फर्स्ट ऑर्डर के जो क्वेश्चन होते हैं ना, ये परसेंटेज फ्रैक्शन, इसमें आपको नहीं अटकना है। किसी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बताओ कितने परसेंट रिएक्शन होगी, कितने फ्रैक्शन रिएक्शन होगी, तो इसमें आपको रुकना नहीं है। ये सारी चीजें बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जानी चाहिए आपको। जब भी परसेंटेज वाला क्वेश्चन आए तो इनिशियल कंसंट्रेशन 100 मान लो, फ्रैक्शन वाला क्वेश्चन आए तो इनिशियल अमाउंट 1 मान लो, फिर आप परसेंटेज, फ्रैक्शन, रिएक्टेड फ्रैक्शन, रिमेनिंग, ये सब निकाल सकते हो। अगर आप इस क्वेश्चन के थ्रू भी देखोगे तो आपको ये चीज बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। तो मोस्टली क्वेश्चन जेई मेंस में जो आते हैं ना, इसी तरह के आते हैं, भर भर के इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना है, ठीक है जी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में डिस्कस किए थे, उसी तरीके से फर्स्ट ऑर्डर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। चलिए बताइए, सबसे पहले अब आपको आंसर देना है, यूनिट ऑफ के की रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होगी। वेरी गुड, खट से आंसर आ गए, वाह, बहुत बढ़िया, ये होती ना बात, बिल्कुल सही। तो याद करो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, रेट कांस्टेंट मोल्स पर लीटर की पावर 1 - n इंटू टाइम इनवर्स, और राइट नाउ जीरो ऑर्डर में n की वैल्यू 1 है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली टाइम इनवर्स, सेकेंड इनवर्स, आवर इनवर्स, मिनट इनवर्स, ठीक है। वेरी गुड। सेकेंड पार्ट, कंप्लीशन टाइम। कंप्लीशन टाइम क्या होगा एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का, उसके भी आंसर आने लग गए मेरे पास, यानी जनता और आगे चल रही है ऐसा लग रहा है फ्यूचर में। वेरी गुड वेरी गुड। तो देखिए कंप्लीशन टाइम मतलब 80 क्या हो जाना चाहिए, 0। अब जो फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला है वो है 80 इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। अब सोचो ये वाली टर्म कब जीरो होगी, चेंज केवल क्या हो रहा है, टाइम। तो अगर आप चाहते हो कि ये टर्म जीरो हो, वो तभी होगी जब ये जो टी है, टी वो इन्फानाइट होगा, तभी एटी जीरो होगा। यानी एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जिसमें कंटिन्यूअसली रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, और कुछ नहीं हो रहा, ध्यान रखना, प्रोडक्ट वापस नहीं आ रहा, हम मान रहे कि रिएक्टेंट ही प्रोडक्ट में जा रहा है, लेकिन इसको 100% कंप्लीट होने में टाइम इन्फानाइट लगेगा। अब लगता है सर ऐसा क्यों है, इसका थोड़ा लॉजिक भी है, मैं आपको बताता हूं कैसे। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन जो होती है उसमें रेट जो है वो कॉन्सेंट्रेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब जैसे जैसे रिएक्शन होगी कंसंट्रेशन कम होगी, एक टाइम आएगा जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी, टेंड्स टू जीरो। जब कंसंट्रेशन बहुत कम हो गई तो रेट भी बहुत कम हो गई साहब, यानी रेट भी टेंड्स टू जीरो, तो फिर कुछ भी चेंज होने में टाइम बहुत ज्यादा लगेगा। इसीलिए आगे चल के मैं आपको बताऊंगा, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसमें रेट कंसंट्रेशन की पावर 1, कंसंट्रेशन की पावर 2, 3 ऐसे है, उन सभी रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होता है, सभी रिएक्शन का कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट होगा। फाइन।
तो ये 2 पॉइंट लिख लीजिए फटाफट। कंप्लीशन टाइम इनफाइनाइट। थर्ड पॉइंट क्या था? थर्ड पॉइंट जीरो ऑर्डर में बताओ। बिल्कुल सही, ये होता ना। हाँ श्रेयांश, बहुत बढ़िया। श्रेयांश ने पहले आंसर लिख दिया। बिल्कुल, टी हाफ जिसमें 50% रिएक्शन हो जाए। आंसर भी आने लग गया मेरे पास। क्या बात है, आज तो एनर्जी लेवल कुछ अलग ही लेवल पर है। हाँ बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। मतलब काइनेटिक्स में मजा आ रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, इट इज ln2/k। ln2/k। टी हाफ मतलब जब 80 इक्वल्स टू क्या हो जाए? a0/2। a0/2 नेगेटिव दोनों तरफ लॉग ले लिया तो ln2 इक्वल्स टू, यानी a0 से a0 कैंसिल। ln2 इक्वल्स टू kt। तो टी हाफ इक्वल्स टू ln2/k, और ln2 की वैल्यू याद रखो 0.693 भी होती है। log 2 और ln2 कंफ्यूज मत हो जाना। log 2 की वैल्यू वैसे 0.3 यूज करते हैं, बट एग्जैक्टली 0.3010, और ln2 की वैल्यू 0.693। लेकिन इंटरेस्टिंग बात पता क्या है? इंटरेस्टिंग बात पता क्या है कि टी हाफ जो है वो कंसंट्रेशन के इंडिपेंडेंट है। इसमें कोई कॉन्सेंट्रेशन की टर्म ही नहीं है। मतलब एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे हम कहते हैं ना के कांस्टेंट, उसी तरह से टी हाफ भी कांस्टेंट है। इनिशियल कंसंट्रेशन कम हो, इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा हो, टी हाफ तो वही रहेगा। तो इसीलिए देखो, जीरो ऑर्डर में एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए ऐसा फिक्स नहीं है कि इसका टी हाफ इतना होगा। उसका टी हाफ वेरी करता है, कंसंट्रेशन बदल गई, टी हाफ बदल गया, तो उसके लिए टी हाफ की इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि वो फिक्स नहीं है। लेकिन एक जीरो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए जैसे के की इंपॉर्टेंस है, उसी तरह से टी हाफ की भी इंपॉर्टेंस है। अगर के पता तो टी हाफ पता चल गया, टी हाफ पता तो के पता चल गया, क्योंकि वो तभी चेंज होगा जब टेम्परेचर चेंज होगा, अदरवाइज उसमें कोई चेंज नहीं होगा। समझ में आ गई मेरी बात? तो याद रखना। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है T3/4। चलिए बताइए, T3/4 इस बार क्या होगा आंसर? इसको अगर हम ऐसे सोचें, फर्स्ट टी हाफ प्लस सेकेंड टी हाफ, तो फर्स्ट टी हाफ प्लस सेकेंड टी हाफ, बहुत बढ़िया जी। तो देखो इस बार पहले 50% रिएक्शन होने के बाद कंसंट्रेशन आधी हो गई, लेकिन टी हाफ तो अभी भी वही रहेगा। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेशन बदलने पर टी हाफ में कोई चेंज नहीं होता। तो इस बार फर्स्ट टी हाफ और सेकंड टी हाफ बराबर होंगे, यानी ये 2 टाइम्स टी हाफ हो जाएगा। 2 टाइम्स टी हाफ हो जाएगा। फॉर्मूले से भी आ जाएगा अगर आप करोगे तो, बट हम बिना फॉर्मूले के कर रहे हैं। यानी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है, यहां पर ध्यान रखना ये रेशियो नहीं है, T3/4 ऐसे कर दो। इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है? 400 से कंसंट्रेशन को 200 होने में 10 मिनट्स लग रहा है, लेकिन 200 से 100 होने में भी 10 मिनट्स, 100 से 50 होने में भी 10 मिनट्स। हाँ जी, एक प्रजनन, यही नाम है क्या, प्रजनन? लेकिन अगर बाय द वे यही जीरो ऑर्डर होता तो क्या होता पता है? जीरो ऑर्डर होगा तो क्या होगा? ये 10 मिनट्स है तो ये भी 10 मिनट्स आएगा? नहीं, ये पता है क्या आएगा? 5 मिनट्स। फिर ये क्या आ जाएगा? 2.5 मिनट्स। जीरो ऑर्डर की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना। आधा होता जा रहा है, आधा। फिर यहां से यहां, फिर यहां से आधा, फिर यहां से यहां आधा, क्योंकि कंसंट्रेशन आधी तो टी हाफ भी आधा। चलिए अब देखो कितना
अगर आपको याद कैसे करना, मैं एक और बात बताता हूँ। पॉइंट्स लिख तो रहे हो फर्स्ट ऑर्डर के, बट साथ में जीरो ऑर्डर के पॉइंट्स याद करते जाओ। अच्छा, जीरो ऑर्डर में ये था, फर्स्ट ऑर्डर में ये, जीरो ऑर्डर में टी आप इतना था, फर्स्ट ऑर्डर में टी आप इतना है, तो दोनों साथ में याद करो, एक नहीं, दोनों पॉइंट्स साथ साथ में याद होने चाहिए। नहीं, जीपी में देखो, टी हाफ की जीपी अलग चीज है। मैंने जब बोला था एपी जीपी वो कंसंट्रेशन की थी, तो कंफ्यूज मत हो, कंसंट्रेशन अलग है, टी हाफ अलग है। अभी आएगा वो पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स। समझाता हूं पहले इसको, पहले तो ये लाइन लिख लो केवल आप। इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स। कैसे? देखो, 80 अपॉन ए नॉट इक्वल्स टू ई की पावर माइनस के टी, राइट? ई की पावर माइनस के टी। परसेंटेज ये क्या है? फ्रैक्शन रिमेनिंग, फ्रैक्शन रिमेनिंग 80 अपॉन ए नॉट, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो परसेंटेज आ जाएगा। यानी फ्रैक्शन रिमेनिंग बोलो या परसेंटेज रिमेनिंग, कोई डिफरेंस नहीं है, बस 100 का डिफरेंस है। अब एक कंटेनर में इनिशियल कंसेंट्रेशन कुछ भी हो, चाहे कम, रिएक्शन वही है, ई की पावर माइनस के टी, यानी टाइम फिक्स कर लिया 10 मिनट्स में। चाहे इनिशियल कंसेंट्रेशन कम हो, चाहे इनिशियल कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, 10 मिनट्स में ये वैल्यू तो फिक्स रहेगी। यानी ये वैल्यू फिक्स रहेगी। अगर मान लो ये फ्रैक्शन रिमेनिंग 0.3 है, मतलब 0.3 बचा हुआ है, तो 0.7 रिएक्ट कर गया, 70% रिएक्ट कर गया। अब इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन कुछ भी हो, टी टाइम में, यानी उतने ही टाइम में फिर 70% रिएक्शन होगी। ये 80 अपॉन ए नॉट तो सेम ही होगा। क्यों? क्योंकि टाइम उतना ही है, के उतना ही है, ये रेशियो तो वही रहेगा। तो इक्वल टाइम में इक्वल फ्रैक्शन बचा हुआ है, तो इक्वल फ्रैक्शन रिएक्ट करेगा, इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करेगा। तो इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इक्वल परसेंटेज ऑफ रिएक्टेंट रिएक्ट्स। समझ में आया? जैसे अगर 0 t 2 t, तो 100 इनिशियल कंसेंट्रेशन है, टाइम टी पर इसमें से 10% रिएक्ट कर गया, तो कितना बचा इसका? 90%। कितना? 90%। तो नेक्स्ट टी टाइम में फिर इसमें से 10% रिएक्ट करेगा, इसका 90% बचेगा, फिर इसका 90% बचेगा। हर टी में टाइम में 90% बच जाएगा, रिमेनिंग 90%। ये वैल्यू फिक्स रहेगी, ये वैल्यू फिक्स रहेगी। इसको फॉर्मूले से भी सोच सकते हो आप। इनिशियल कंसंट्रेशन 100 है, तो टाइम टी के बाद कंसंट्रेशन ए नॉट इंटू ई की पावर माइनस के टी। 2t टाइम के बाद कंसंट्रेशन ए नॉट ई की पावर माइनस 2 kT। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ई की पावर माइनस के टी का स्क्वायर। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ई की पावर माइनस के टी का क्यूब। समझ में आ गई बात? हाँ जी। तो इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है। और इसी से अगर हम देखें तो क्या बन गई? एक जीपी 100। ये देखिए, एक जीपी बन रही है, एक जीपी बन रही है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम कंस्टिट्यूट ए जीपी विथ कॉमन रेशियो ई की पावर माइनस के टी। राइट? एक जीपी यहां बनती, याद करो, जीरो ऑर्डर में क्या हो रहा था? 100, 90, 80, 70 ऐसे आ रहा था। यहां ऐसा नहीं है, यहां 100 ये वैल्यू अलग है, 81 है वैसे कहो तो, सॉरी ये 90 है, ये 81 है। यहां 10 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, यहां 9 मोल रिएक्ट कर रहे हैं। अमाउंट रिएक्टेड सेम नहीं है।
हाँ, लेकिन परसेंटेज वाइज अमाउंट रिएक्टेड सेम है। तो एक और सेंटेंस बोलता हूं, देखो बातें एक ही चीज को बोलने के बहुत सारे तरीके होते हैं। एक जीरो ऑर्डर रिएक्शन में आप बोलते हो कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करती है, लेकिन एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में इक्वल टाइम में अमाउंट इक्वल नहीं है, लेकिन परसेंटेज वाइज अमाउंट इक्वल रिएक्ट करेगी। परसेंटेज वाइज अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो इक्वल होगी। ठीक है जी। देखो बेटा, चलती हुई क्लास में जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं ना, उनका रिप्लाई नहीं किया जा सकता है ना। तो इग्रीश बेटा, या जो भी इधर उधर के डाउट है, वो अगर मैं बताने लगा तो केमिस्ट्री काइनेटिक्स में नहीं पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि बहुत हर एक के अपने क्वेश्चन होते हैं। तो ये ज्यादा कुछ क्वेश्चंस का रिप्लाई भी नहीं होता। सब्जेक्ट रिलेटेड पूछो या इससे तैयारी से रिलेटेड पूछो। बेटा ये तो 0.9 ऐसे ही ले लिया मैंने, किसी ने 0.9 केस लिया है। अगर ये 10% है तो फिर 10%, अगर यहाँ 20 होता, यहाँ 0.8 होता, तो ये भी 0.8, ये भी 0.8, ये 0.7 होता तो ये भी 0.7, ये भी 0.7। ये एग्जाम्पल लिया है। चलो जी चलो। प्रजनन, बहुत बढ़िया, थैंक यू। यस, परसेंटेज और फ्रैक्शन ये एक ही बात है। परसेंटेज बोलो फ्रैक्शन बोलो, बस वो 100 का फैक्टर का डिफरेंस है, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं आता। जैसे तुम्हारे मार्क्स कोई 70% कहते हैं, वो तो आदत पड़ गई हमारी परसेंटेज की। अगर फ्रैक्शन में बात करने लगते हैं तो कितने फ्रैक्शन मार्क्स है 0.7, कितने फ्रैक्शन मार्क्स है 0.2, कितने फ्रैक्शन मार्क्स है 0.8, तो वो भी वही साउंड करता। संदीप सिंह, चलिए बढ़िया, लिख लिए 5th और 6th पॉइंट। देन आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट 7th, ग्राफ प्लॉट करना है। ई की पावर माइनस के टी हर बार चेंज हो रहा, बिल्कुल सही कहा पीयूष। कबीर बेटा, वो तो क्वेश्चन सॉल्व करो, अपने आप आ जाएंगे, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट 7th पॉइंट, रेट वर्सेस टाइम, कॉन्सेंट्रेशन वर्सेस टाइम। ये दो कर्व हमने जीरो ऑर्डर में भी प्लॉट किए थे, फर्स्ट ऑर्डर में भी कर रहे हैं। हाँ, फर्स्ट ऑर्डर में एक और एक्स्ट्रा कर्व प्लॉट करेंगे, एलन 80 वर्सेस टाइम। दिस इज एलन 80 वर्सेस टाइम। बड़ी हिमानी जी, थैंक यू, बट अभी पढ़ते रहो, अभी जो पढ़ा रहा हूं उस पर फोकस करो। बहुत बढ़िया जी। स्ट्रेट लाइन बोला है कार्तिक ने, सेजल ने। हाइपर बोला तो नहीं होगा बेटा। अलग हाइपर बोला तो कुछ और होता है। स्ट्रेट लाइन भी नहीं होगा। स्ट्रेट लाइन भी नहीं है। सर्कल, वाह। हम्म। हाँ, हाइपर बोला जैसा दिखेगा ये कह सकते हो आप। अब भव्य ने सही लाइन वर्ड यूज किया है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग कर्व होगा। तो पहले तो फिर से इक्वेशन के बारे में सोचो। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के ए। ए मतलब 80, और अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो के ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। तो ये तो हमारी हो गई रेट, ठीक है। माइनस डी ए अपॉन डी टी, ये पूरी रेट है। ये हमारा y हो गया, और ये t जो है वो x है। तो कर्व कैसा आएगा, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, माइनस डी ए अपॉन डी टी वर्सेस टाइम। वर्सेस टाइम ये कर्व एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग आएगा, लेकिन कट
यहाँ पर एक्स एक्सिस को कहाँ कट करेगा, इन्फानाइट पर, और ये जो वाई इंटरसेप्ट है वो कितना हो जाएगा, के ए नॉट। ठीक है जी। अब 80 वर्सेस टाइम, सेकंड वाला कर्व कैसा होगा? बहुत बढ़िया, द्विति ने बहुत सही एक्सप्लेन किया, वेरी गुड द्विति। इंक्रीजिंग तो हो ही नहीं सकती बेटा, कंसेंट पार्ट पार्ट एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग कैसे होगा? तो AT इक्वल्स टू ए नॉट ई की पावर माइनस के टी। ये कर्व भी एक्सपोनेंशियल होगा, डिक्रीजिंग होगा, एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग होगा, 80 वर्सेस टाइम। देखो ऐसे क्वेश्चन मेंस में नहीं, एडवांस में भी आते हैं, मैं आपको बता दूं। हाँ, इस बार यहाँ का इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, ए नोट। बहुत बढ़िया अनुराग, सुमित, राजेंद्र, संकेत, आई थिंक नाम सही पढ़, स्नेहल, नमन, बहुत बढ़िया, नमन ने थर्ड पार्ट का भी आंसर दे दिया। हाँ, अब ये यूनिक कर्व है, फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम इसी ये कर्व जो प्लॉट करते हैं ना, ये जीरो ऑर्डर में नहीं कहता बट फर्स्ट ऑर्डर में करते हैं। बताइए अब फर्स्ट ऑर्डर में ये वाला कर्व कैसे होगा? अजिंक्य, डिक्रीजिंग तो होगा लेकिन एक्सपोनेंशियल थोड़ी होगा भाई। हम्म, चलिए पहले मैं थोड़ा ऑप्शंस देता हूं आपको, मतलब कर्व तो स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि इसी इक्वेशन का, ये जो आप इक्वेशन देख रहे हो ना, इसी को लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो यहां लिख रहा हूं इक्वेशन को, ln AT इक्वल्स टू ln A नॉट माइनस के टी। ये हमारा हो गया y, ये हमारा हो गया x। तो कर्व कैसा आएगा, कर्व कैसा आएगा, स्ट्रेट लाइन, ln AT वर्सेस टाइम, स्ट्रेट लाइन जिसका स्लोप माइनस होगा माइनस के। लेकिन क्वेश्चन मेरा ये कि क्या ये कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? ये बहुत सही कहा आपने, ये इंटरसेप्ट हो जाएगा, ये इंटरसेप्ट है, स्लोप माइनस के है, माइनस के, माइनस वन नहीं, माइनस के। क्या ये एक्स एक्सिस को कट करेगा? नहीं। तो फिर कहां रोकना है इसको, कहां रुकेगा ये कर्व? यहां रोकना है, उसके बाद कैसे जाएगा, मतलब यहीं रोक दूं, टाइम तो आगे बढ़ेगा। केशव का कहना है करेगा, आर्यन का कहना करेगा, बट बहुतों का कहना है नहीं करे, कर्व्ड होगा। भाई अभी तो तुमने कहा कर्व स्ट्रेट लाइन है, अब कह रहे हो कि कर्व होगा, टेंडिंग टू होगा, बट कर्व कैसे प्लॉट करूं, ऐसे यहां तक ऐसे और फिर ऐसे? स्ट्रेट लाइन होगी तो कट करेगा ही करेगा। तो ये मैं बता दूं, ये कट करेगा। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हो वो भी बताता हूं। बेसिकली कर्व जो है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का नहीं है, ln AT वर्सेस टाइम का है भाई। अगर यहां पर आप कर्व प्लॉट कर रहे हो
कर्व अगर प्लॉट कर रहे हो ln 80 वर्सेस टाइम, तो यहां पर ln 80 की वैल्यू जीरो हो रही है, ln 80 की वैल्यू जीरो हो रही है, ln 80 जीरो यानी 81, 81 तो किसी फाइनाइट टाइम में ही होगा। हाँ 80 जीरो जो है वो इनफाइनाइट टाइम में होगा। 81 तो हो सकता है। आपको क्या लग रहा है कि यहां पर कर्व कट नहीं कर रहा है एक्स एक्सिस को, तो ये वाला भी नहीं करेगा। अरे भाई ये कर्व 80 का है, ये कर्व ln 80 का है, दोनों में डिफरेंस है। समझ में आ गई मेरी बात? तो कट करेगा, ये आगे जाएगा इस तरह से। इवन ऐसा भी हो सकता है कि ये कर्व स्टार्ट ही यहां से हो, ये कर्व स्टार्ट ही यहां से हो, ऐसा भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, इंटरसेप्ट, और इंटरसेप्ट ए नॉट की वैल्यू अगर 1 से ज्यादा होगी तो इंटरसेप्ट पॉजिटिव होगा, 1 से कम होगी तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा। तो हो सकता है, यानी इसके लिए ए नॉट ग्रेटर देन 1, इसके लिए ए नॉट लेस देन 1। इवन हो सकता है कर्व स्टार्ट ही कहां से हो, ओरिजिन से। इसके लिए ए नॉट क्या हो जाएगा, 1। हाँ लेकिन सब होंगे पैरेलल, सब होंगे पैरेलल, है ना इंटरेस्टिंग बात? सोचो ये जेई में आए तो क्या आंसर देते हैं? सबका स्लोप माइनस के है भाई, सबका माइनस के है, स्लोप सबका सेम होगा। वो तो आना चाहिए जेई में, नहीं आना चाहिए? अब सही करेंगे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बन सकते हैं इसके ऊपर, बहुत इंटरेस्टिंग। अपॉर्चुनिटी है कीर्तन, वाह। ठीक है जी, आगे बढ़ रहा हूं। तो ये तो हमने देख ही लिया, तीन कर्व्स कैसे होते हैं वो हमें पता चल गए। आगे बढ़ते हैं, दो कर्व और प्लॉट करने हैं। एक्स वर्सेस टाइम, पता है आपको एक्स क्या है? अमाउंट रिएक्टेड, एक्स इज अमाउंट रिएक्टेड। और यहां अमाउंट रिएक्टेड क्या है, ए नॉट 1 माइनस ई की पावर माइनस के टी। वर्सेस टाइम का कर्व कैसा होगा वो बताओ, एक्स वर्सेस टाइम।
और फाइनली एक और कर, टी हाफ वर्सेस ए नोट। धीरज ने कहा सर आजकल आपकी फेवरेट स्टूडेंट अत्री नहीं आ रही। हाँ, नाम तो नहीं दिख रहा बेटा। बिल्कुल सही। देखो यहां पर अब अमाउंट रिएक्टेड धीरे धीरे बढ़ेगी, लेकिन मैक्सिमम अमाउंट रिएक्टेड कितनी हो सकती? ए नोट। जब टी इनफाइनाइट होगा तो ई की पावर माइनस इनफाइनाइट 0, तो अमाउंट मैक्सिमम एक्स की वैल्यू कितनी हो सकती? ए नोट। भाई जो इनिशियल कंसेंट्रेशन है मैक्सिमम उतना रिएक्ट कर सकता है। किसी के 5 मोल लिए तो मैक्सिमम 5 मोल ही रिएक्ट कर सकते हैं, 10 रिएक्ट थोड़ी कर सकते हैं। तो ये कर कुछ ऐसा आएगा। एंड लास्ट वन, टी हाफ। तो टी हाफ क्या कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है? क्या नहीं कर रहा है। तो टी हाफ जो है वो फिक्स्ड है, और फिक्स्ड है तो टी हाफ वर्सेस इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, ये कर्व फिक्स रहेगा, हॉरिजेंटल इंडिपेंडेंट। जेई मेंस, जेई एडवांस, सब पे क्वेश्चन आए। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछता हूं, छोड़ो। T1/3 वर्सेस ए नोट, ये वाला कर्व कैसा होगा? T1/3 वर्सेस ए नोट, ये कर्व कैसा होगा फर्स्ट ऑर्डर के लिए? बताओ जल्दी से। वैसे ही आएगा। बिल्कुल भाई, टी हाफ हो या T1/3 हो, 40% रिएक्शन होने में भी टाइम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। 30% रिएक्शन होने में जो टाइम है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। 70% होने में भी जो टाइम है वो इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करेगा। तो कर्व वैसे ही है। जेई एडवांस ने पूछा हुआ ये क्वेश्चन, सेम आएगा। ये सब इंडिपेंडेंट है। चाहो तो आप फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो। T1/3 का फॉर्मूला आप डिराइव कर सकते हो। क्या है? 1/3 रिएक्शन हो गई, यानी कितना बचा? 2/3। 2/3 बचा है। नॉट ई की पावर माइनस के टी, ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, तो यहां पर ये उल्टा कर लो। 3/2 इक्वल्स टू ई की पावर के टी, तो ln 3/2 अपॉन के कांस्टेंट है। ये T1/3 का फॉर्मूला हो गया सर। बहुत बढ़िया। लक्ष्य ने भी आंसर ये निकाला, अजीत ने भी निकाला, कबीर ने भी निकाला। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, आपको बता दूं। अब जेई एडवांस है ना, टी हाफ उनके लिए पुराना हो गया। वो टी हाफ पे क्वेश्चन नहीं देंगे, वो T1/3 कुछ और पूछेंगे। उन्हें पता है यार जो चीज पहले आ चुकी वो नहीं करेंगे। तो हमें ये नहीं कि बस ये जो पढ़ रहे हैं वही एग्जाम में आएगा। हमें सोचना है कि हाँ, इस पर क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, उस एंगल से हमें सोचना होगा।
आप क्वेश्चन करोगे, पीवाईक्यूज करोगे, आपको खुद समझ में आ जाएगा। अब जो ये जब ये क्वेश्चन आया उसमें ग्राफ दे रखा था, एग्जैक्टली इसी तरह का क्वेश्चन था। बाकी पूरे क्वेश्चन से कोई लेना देना नहीं है, बट एडवांस की तैयारी करो थोड़ा सा। देखो हमेशा इसके लिए तैयार हो कि यार कुछ तो नया पूछेगा, हमें कुछ अलग से सोचना होगा, उस तरीके से पढ़ना है। इसीलिए हम इतना डिटेल में पढ़ रहे हैं। आप सोचो जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, कितने सारे पॉइंट्स है। अगर आप एनसीईआरटी लेके कुछ देखोगे तो वहां इतनी सारी चीजें नहीं मिलेगी आपको, बट हमें उस तरह से सोचना है। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। तो दिस इज ऑल अबाउट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अब हम आ जाते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन पर। भाई एनसीईआरटी इसकी रीड करनी है, लेकिन कभी भी किसी चैप्टर की एनसीईआरटी तभी पढ़ो जब मैं वो चैप्टर खत्म कर दूं। जैसे ही मैं चैप्टर खत्म करूं फिर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हो, क्योंकि एनसीईआरटी की सीक्वेंस और मेरे पढ़ाने की सीक्वेंस मैच नहीं करती है, अलग अलग होती है। तो पहले नहीं पढ़ना है, बाद में पढ़ सकते हो, ठीक है। बेटा ए नॉट दर्ज इनिशियल कंसंट्रेशन, उसको 1/3 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, और 1/3 रिएक्ट कर गया तो बचा हुआ जो है वो 2/3 है। ओके, एनसीईआरटी मस्ट डू है, तो देखो भैया एक बार तो हर एक चैप्टर की रीडिंग करनी है एनसीईआरटी से। बट कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जिनमें एनसीईआरटी एक से ज्यादा बार पढ़नी पड़ती है। वो मैं आपको बताऊंगा कौन सा पार्ट है। जरूरी नहीं पूरा चैप्टर एक से ज्यादा बार पढ़ो, बट कुछ पार्ट एक से ज्यादा बार पढ़ना पड़ता है। और ये जब चैप्टर कंप्लीट होता है तो हर चैप्टर के साथ मैं बताता हूँ। ऐसे में एक साथ बताऊंगा तो कुछ नहीं होगा। हर चैप्टर जब मैं पढ़ाता हूँ, चैप्टर खत्म करता हूँ, तो बहुत क्लियरली बताता हूँ, तो उस टाइम ध्यान रखो। हेडिंग डाल दीजिए सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। सेकंड ऑर्डर रिएक्शन। अब यहां पर हम दो केसेस लेंगे। दो केसेस कैसे, कि मान लेते हैं कि एक ही रिएक्टेंट है लेकिन ऑर्डर 2 है, और दूसरा केस लेंगे जब दो रिएक्टेंट है और ऑर्डर 2 है। अभी तक जितना भी हमने डिस्कशन किया उसमें एक ही रिएक्टेंट था रिएक्शन में, लेकिन अब हम दोनों केसेस लेंगे। तो चलिए पहले आसान वाला केस ले लेते हैं कि एक ही रिएक्टेंट हो तब क्या करना है। रिएक्शन इन्वॉल्विंग ओनली वन रिएक्टेंट। ठीक है जी। मान लेते हैं कोई रिएक्शन है Na कन्वर्टिंग इनटू प्रोडक्ट, लेकिन n की वैल्यू तो 1 2 3 4 कुछ भी हो सकती है, बट गिवन है हमें रिएक्शन का ऑर्डर कितना है 2। तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वल्स टू के कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए का स्क्वायर। अनुराग बेटा क्वेश्चन करो, खुद समझ में आ जाएंगे। ये ना ये दिया होगा, ये नहीं दिया होगा, इतनी बड़ी शीट में आपको देता हूँ, उसको करो तो सब समझ में आएगा। नहीं तो फिर से सुनो जो मैंने कहा है। थोड़ा कम ढंग से नहीं सुन रहे हो, इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन पूछ रहे हो। ऑर्डर 2 है तो इंटीग्रेशन में डिफरेंस आ जाएगा, के ए स्क्वायर तो माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर। अब इसका इंटीग्रेशन करोगे तो वन अपॉन ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन -1/a। तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और फिर हमने लिमिट लगा दी ए नॉट से 80। ए नॉट से 80 यहां चाहो तो लिख सकता हूं मैं। इसका इंटीग्रेशन, ये इंटीग्रेशन हुआ -1/a, तो ये माइनस ऑलरेडी जो बाहर था, और ये 1 हो गया, और लिमिट लग गई ए नॉट से 80। तो 1/80 -1/a0 इक्वल्स टू 80। यश हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जीरो ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर में भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट हो सकते हैं, बट अभी हमने उनको कंसिडर नहीं किया है। क्यों नहीं किया है वो अभी तुम पढ़ोगे तो अपने आप समझ में आ जाएगा।
तो देखो अब कुछ नहीं है, पॉइंट सारे वही है, फॉर्मूले बदल रहे हैं। जीरो ऑर्डर का फॉर्मूला अलग है, फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला अलग है, सेकंड ऑर्डर का फॉर्मूला अलग है। तो जो भी हम कमेंट करते हैं वो इस फॉर्मूले से निकाले जाते हैं। अब यहाँ पर कोई नया क्वेश्चन तो है नहीं। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वही आएगा कि ए नॉट इतना है, के इतना है, तो बताओ टी टाइम के बाद ए टी की वैल्यू क्या होगी, जैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर, जैसे हमने जीरो ऑर्डर में क्वेश्चन किए थे, उसी तरह के क्वेश्चन यहाँ पर भी आएंगे। तो कुछ नया नहीं है क्वेश्चन में, इसीलिए मैं क्वेश्चन नहीं करवा रहा हूँ, डायरेक्ट पॉइंट्स पर आ रहा हूँ। यहाँ पर पॉइंट्स पर आते हैं। चलिए जल्दी से अब आप मुझे बताइए, यूनिट ऑफ के, कंप्लीशन टाइम, टी हाफ और T3/4। अब मैं नहीं बताऊंगा, फटाफट से। वेरी गुड, लीटर, मोल, इनवर्स, टाइम इनवर्स। वेरी गुड कार्तिक, बहुत बढ़िया। अजय, द्विति, कार्तिक, मणिकांत, नाम सारे मैं नहीं पढ़ पा रहा हूं, आस्था, प्रथम। अच्छा, मोल्स अपॉन लीटर अलग अलग नहीं लिखना चाहो तो कैपिटल एम भी लिख सकते हो आप। बहुत शानदार, ये बात होती है यार, क्या खतरनाक तरीके से रिस्पॉन्स आ रहे हैं ना भाई साहब, मजा आ जाता है, मजा आ जाता है ये देख के। हम्म। तो यूनिट ऑफ के, चलिए मैं लिख देता हूं, मोल्स पर लीटर की पावर -1 इंटू टाइम इनवर्स। कंप्लीशन टाइम, बिल्कुल सही का, इनफाइनाइट होगा, क्योंकि 1/80, 80 जब जीरो हो जाएगा तो 1/80 की वैल्यू इनफाइनाइट, क्योंकि 80 जैसे ही जीरो होगा 1/80 इनफाइनाइट, तो टाइम भी इनफाइनाइट। इसमें भी लॉजिक वही है, रेट कॉन्सेंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है। एक टाइम आएगा जब कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होगी तो रेट भी बहुत कम हो जाएगी, और फिर कुछ भी चेंज होने में टाइम इनफाइनाइट लगेगा। थर्ड वन, थर्ड वन, टी हाफ निकालिए, टी हाफ का फॉर्मूला यहां पर से, इसी फॉर्मूले से टी हाफ कितना आएगा, इस बार टी हाफ का फॉर्मूला 1/A0 के। यानी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि क्वांटिटी हाफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन इनवर्सली, इनवर्सली यानी कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर टी हाफ बढ़ रहा है, टी हाफ बढ़ रहा है। जीरो ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर टी हाफ कम हो रहा था, फर्स्ट ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर टी हाफ में कोई चेंज नहीं हो रहा था, लेकिन सेकंड ऑर्डर में कॉन्सेंट्रेशन कम होने पर टी हाफ और बढ़ेगा। हाँ जी, अब इसका आंसर दो, T3/4।
तो इस बार यहां पर सेकंड टी हाफ जो होगा वो फर्स्ट टी हाफ का डबल होगा, डबल हो जाएगा। क्यों? कंसंट्रेशन आधी हो गई तो टी हाफ डबल हो जाएगा, यानी 3 टाइम्स ऑफ टी हाफ। जैसे याद लास्ट टाइम, यानी 200 से कंसंट्रेशन 100, 100 से 50। अगर 200 से 100 होने में टाइम लग रहा है 10 मिनट्स, तो 100 से 50 होने में, भाई 200 इनिशियल कंसंट्रेशन है तो टी हाफ 10 मिनट्स, ये कंसंट्रेशन आधी हो गई तो टी हाफ और डबल हो जाएगा, ये 20 मिनट्स हो जाएगा, 20 मिनट्स हो जाएगा। और इससे कम और 25 होने में ये 40 मिनट्स हो जाएगा। जबकि यही फर्स्ट ऑर्डर होता तो 10 10 10, जीरो ऑर्डर होता 10 5 2.5, सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, जीरो ऑर्डर। यही बोला था मैंने, नाम नहीं लिया। श्रेयांश कुलश्रेष्ठ, बेटा बहुतों के सही से आंसर आते हैं तो फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। देखो, अच्छा सोचो, ये तो चलो फिर भी मैं कुछ बच्चों के नाम ले पा रहा हूँ। इससे पहले कभी किसी क्लास में बैठे थे तो कितनी बार टीचर तुम्हारा नाम लेता है? हम्म? मणिकांत के जीरो ऑर्डर यूनिटरी ऑर्डर फॉलो करता है। गौरव बेटा, क्या कंप्लीशन टाइम एक्सप्लेन कर दो, हैं छोटी सी चीज पूछ रहे हो तुम, बड़ी बड़ी बातें पूछो यार, थोड़ा बड़ा सोचो। आदेश कह रहा सर मेरी बात सुन लीजिए। बेटा सुन नहीं, पढ़ सकता हूँ तुम्हारी बात को, सुन तो बिल्कुल नहीं सकता हूँ। लक्ष्य कह रहा है कि सर ऑफलाइन क्लास में टीचर नाम ना ले तो ही ठीक है। ये बात भी सही बेटा, नाम लिया मतलब कुछ तो गड़बड़ है। भाई BMW कितने में आएगी? गूगल पे सब मिल जाएगा बेटा। हाँ। इंद्रनील, ये लोग पता है, किसी को अपना नाम बुलवाना होता है ना तो उसका सिंपल नाम, सर कैन यू सी माई करेंट कमेंट, फिर या फिर इज दिस लाइव क्लास। उन्हें लगता है कि अच्छा कुछ मतलब सर नाम नहीं ले रहे ना, तो ऐसे आते तो बहुत है, फिर भी मैं कभी कभी फिर बोल देता हूँ। ये भाई साहब अरविंद कुमार जी कब से पूछ रहे हैं सर रिवीजन कैसे करें? पढ़ो तो सही पहले बेटा, फिर रिवीजन करना ना। आप सीबीआई से डर रहे हो क्यों भाई? या पूरा टैक्स पे करता हूँ, कोई डर नहीं है। संजना ने पूछा अच्छा क्वेश्चन, नेक्स्ट टेस्ट का सिलेबस रियल केस आएगा बेटा, 12th का तो वही है। जो 12th वाले स्टूडेंट्स हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए नेक्स्ट टेस्ट में 11th से जो आएगा वो रियल केस, और जो ड्रॉपर वाले स्टूडेंट्स हैं हटा दूं, उनके जो भी चैप्टर्स में वही उनका सिलेबस है। ओहो, धीरज कह रहा सर आपको मैं BMW गिफ्ट दूंगा बेटा, जेई के बाद। ध्यान रखना धीरज बेटा। हाँ, देखा आप किसी ने बेटा बिल्कुल लाइव है, कैसे बताऊं? अच्छा क्या प्रूफ दें कि तुम्हें पता चले कि लाइव है या नहीं हो, है? और कैसे प्रूफ दें? कुछ भी जनता है ना, ऑनलाइन का कितना फायदा उठा। कुछ भी कमेंट आता तुम पढ़ लो ना। अच्छा, वाह धीरज बाबू,
धीरज बाबू कह रहा है कि BMW गिफ्ट दूंगा, और BMW क्या है धीरज बाबू की। देख बेटा, फिर तेरे को भी यही मिलेगी फिर धीरज, तेरे को भी फिर यही मिलेगा, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में BMW की पिक्चर वही है, तो तुम्हें मिलेगा भी वही। बालाजी मसाला वेफर्स। जयंत कह रहा सर यू सीम वेरी रिलैक्स्ड आफ्टर वेकेशन। ऐसा नहीं भाई, बट मेरा कोर्स आसान मजेदार चल रहा है तो बस। चलिए आगे बढ़े। किसी ने मेरे को टाइम भी बता दिया ऑनलाइन में, ठीक है, but किसी का मन नहीं करा सर चुपचाप पढ़ो, इधर उधर की बातें मत करो। और ऐसे नहीं बोलते हो, सीधा सीधा बस टाइम लिख देते हैं। चलो जी चलो, आगे बढ़ते हैं अब। लेकिन देखो, जीरो ऑर्डर में मैंने आपसे कहा था कि इक्वल टाइम में इक्वल अमाउंट रिएक्ट करती है। फर्स्ट ऑर्डर में मैंने कहा कि इक्वल टाइम में इक्वल परसेंटेज रिएक्ट करता है। लेकिन अब सेकंड ऑर्डर में आप ऐसा कुछ भी नहीं कह सकते, ना तो अमाउंट इक्वल होती ना परसेंटेज वाइज अमाउंट इक्वल होती। हाँ, लेकिन एक इंटरेस्टिंग पॉइंट जरूर है सेकंड ऑर्डर में, वो हम कह सकते हैं कि जैसे कंसंट्रेशन को इक्वल टाइम इंटरवल के बाद अगर आप अरेंज करते हो तो जीरो ऑर्डर में एपी बनती है, फर्स्ट ऑर्डर में जीपी बनती है, और सेकंड ऑर्डर में एचपी बनती है। अब एचपी कैसे बनेगी वो मैं आपको बताता हूं, उसका प्रूफ मैं देता हूं। तो कोई भी सीरीज अगर एचपी में है तो इसका प्रूफ क्या होता है कि उसका जो इनवर्स है वो एपी होना चाहिए। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन, रिमेनिंग कॉन्सेंट्रेशन हमें प्रूव करना है कि वो एचपी में है, तो हमें ये प्रूव करना होगा कि कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स एपी है। यही कंडीशन होती है एचपी की, राइट। तो चलिए देखते हैं। टी इक्वल्स टू जीरो, टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स। अब हमारे पास फॉर्मूला क्या है, 1/80 इक्वल्स टू 1/A0 प्लस के टी, राइट। ठीक है, तो यहां पर अब टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन टी, इनिशियली टी जीरो, तो कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स 1/A0। इनिशियली कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स 1/A0। टाइम टी पर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स ये हो गया 1/A0 प्लस के टी। ये कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स है टाइम टी पर। 2t टाइम पर कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स 1/A0 प्लस 2kT। तो 1 कॉन्सेंट्रेशन यानी कॉन्सेंट्रेशन का इनवर्स क्या बना रहा है, एक एपी। तो कॉन्सेंट्रेशन किस में कहलाएगी, एचपी। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम विल कंस्टिट्यूट एचपी हार्मोनिक प्रोग्रेशन। नहीं बेटा, प्रिंस ऐसे नहीं बोल सकते। प्रोडक्ट हाँ, जीरो ऑर्डर में बोल सकते हो, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन भी एपी, प्रोडक्ट भी एपी। लेकिन फर्स्ट ऑर्डर में रिएक्टेंट की जीपी है तो प्रोडक्ट की जीपी नहीं होती है। ये क्या लिखा अर्णव, 3 डिग्री क्या बनाया जी, सर प्लीज बता दीजिए अगर सिलेबस में हो या ना हो। 3 डिग्री मतलब प्रथम शायद जीपीएचपी सारे। थर्ड ऑर्डर में क्या होगा बेटा, वो तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मेरे को भी एपी जीपी और एचपी का ही पता है। बाकी तुम्हें पता हो तो बोल दो एजीपी और ये ऐसा कुछ होता है, लेकिन वो आता ही नहीं है। तो बात ही खत्म। ठीक है, अब चलिए कुछ कर्व भी प्लॉट कर लेते हैं। 3 कर्व्स यहां पर हम प्लॉट कर रहे हैं, रेट वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम, और 1/80 वर्सेस टाइम। चलिए मैंने आप लोगों की आराम के लिए इक्वेशंस भी लिख दी है। रेट वर्सेस टाइम का कर्व प्लॉट करना है। इक्वेशंस आप लोगों के सामने हैं, बताइए कर्व कैसा होगा।
देखो अब यहां पर जो है ना, कर्व जो है बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा होगा, इक्वेशन उसकी बड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। अच्छा, बहुतों को लगता है सर रेट तो टाइम पर डिपेंड ही नहीं करी, उन्हें लगता है रेट टाइम के इंडिपेंडेंट है। अरे भाई, रेट कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, कंसंट्रेशन टाइम पर डिपेंड कर रही है, तो रेट भी टाइम पर डिपेंड कर रही है। लेकिन अब कैसे निकालें? तो याद करो 80 मतलब ए। तो अब अगर मुझे रेट को टाइम से रिलेट करना है तो यहां पर पहले इस 80 की वैल्यू को यहां पुट करना पड़ेगा, इस 80 की वैल्यू को यहां पुट करना पड़ेगा। उसके लिए क्या करो, पहले इसका इनवर्स निकालो। तो 80 इक्वल्स टू क्या हो गया, 1/a0 प्लस के टी की पावर -1 ही लिख देता हूं, राइट। वो वैल्यू मैं यहां पुट करूंगा, और ये -1 का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, -2। -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, -2। हाँ या ना? लेकिन अब यहां से ये तो समझ में आ रहा है कि ये जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा, क्योंकि पावर माइनस में है, तो ये रेट कम होगी, रेट कम होगी। लेकिन क्या ये कर्व स्ट्रेट लाइन होगा? नहीं होगा, स्ट्रेट लाइन की तो इक्वेशन नहीं है। और ये क्लियर है कि टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा रेट कम होगी, तो इक्वेशन लिखने की अब जरूरत नहीं है, बस फील करो कि हाँ, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा रेट कम होगी। और ये भी पता है कि इसका भी कंप्लीशन टाइम कितना है, इनफाइनाइट। तो ये कर्व भी कुछ इसी तरह से जाएगा। अब इसको आप ऐसे कुछ नहीं बोल सकते, पैराबोला, हाइपरबोला, एक्सपोनेंशियल, कुछ नहीं बोलोगे, बस दिखने में ऐसा दिख रहा है। इंटरसेप्ट वगैरह क्या, वो सब कॉम्प्लिकेटेड सी चीजें हो गई, बस कर्व का पैटर्न लिखना है। हाँ, आप कह सकते हो सर फर्स्ट ऑर्डर का कर्व भी ऐसे ही दिखता है, सेकंड ऑर्डर का भी। देखो दिखने में दोनों कर्व एक जैसे ही दिखेंगे, एक ही जैसे, बस डिक्रीजिंग है, ये आपको बोलना है, दैट्स इट। इनफैक्ट अब इस कर्व की ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये कर्व बना के आपको दूं और पूछूं कि बताओ ऑर्डर 1 है या 2 है, आप नहीं बता सकते। हाँ, एक जीरो ऑर्डर के कर्व यूनिक होता है, क्योंकि उसमें हॉरिजेंटल लाइन आती है। तो उन्हीं कर्व की इंपॉर्टेंस है जो किसी एक ही ऑर्डर में होते हैं। इस कर्व की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, क्योंकि ये जीरो फर्स्ट ऑर्डर में भी ऐसे ही दिखता है, सेकंड ऑर्डर में भी ऐसे ही दिखता है। इनफैक्ट अब यहां पर अगर मैं कहूं 80 वर्सेस टाइम, 80 वर्सेस टाइम का कर्व भी वैसा ही दिखेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है कंसंट्रेशन कम हो रही है, तो 80 वर्सेस टाइम का कर्व भी ऐसा ही होगा। लेकिन इन कौन से कर्व की इंपॉर्टेंस है, थर्ड वन, 1/80 वर्सेस 9, इसकी इंपॉर्टेंस है साहब। क्योंकि 1/80 वर्सेस टाइम एक सेकंड ऑर्डर के लिए स्ट्रेट लाइन होगा, जिसका स्लोप के बराबर होगा। इंटरसेप्ट भी बता सकते हो आप, 1/a0, डेफिनेटली इंटरसेप्ट आप बता सकते हो। तो एफ पी सेकंड वाला स्ट्रेट लाइन, बेटा स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होगी तो स्ट्रेट लाइन बनेगा। क्या ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है? 1/y वर्सेस एक्स, 1/y इक्वल्स टू एक्स का कर्व क्या स्ट्रेट लाइन आएगा? नहीं आएगा ना। चलो अगर इसी में एक और कर्व, जैसे टी हाफ वर्सेस ए नोट का कर्व कैसा आएगा?
टी हाफ वर्सेस ए नोट का कर्व कैसा होगा? वन और टू का स्लोप कैसे डिफाइन होगा बेटा? वन और टू में तो स्लोप वेरी कर रहा है, इसका स्लोप जरूर डिफाइन होगा। तो टी हाफ इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ए नोट, तो ए नोट ज्यादा तो टी हाफ कम। ये इधर भी कट नहीं करेगा, इधर भी नहीं करेगा, क्योंकि ए नोट जीरो का कोई सेंस नहीं बनता। ए नोट जीरो पर ये इनफाइनाइट हो जाएगा, तो किसी भी तरफ ये कट नहीं करेगा। हाँ, ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोल सकते हो आप इसको। दिस इज रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। तो ये तो था सेकंड ऑर्डर, लेकिन सेकंड ऑर्डर का वो केस था जिसमें केवल एक ही रिएक्टेंट है। अब हम आ जाते हैं दूसरा केस जहां एक से ज्यादा रिएक्टेंट है। इफ टू रिएक्टेंट्स आर इन्वॉल्व, यानी एक से ज्यादा रिएक्टेंट तो है, लेकिन अभी भी हम मान रहे हैं दो। लेकिन अब यहां पर बहुत सारी कंडीशंस हमें पुट करनी होगी, तभी जाके हम फॉर्मूला डिराइव कर पाएंगे। नहीं तो बहुत सारे फॉर्मूले डिराइव हो सकते हैं अलग अलग तरह के। कैसे, वो बताता हूं। अब दो रिएक्टेंट है, तो क्या जरूरी है कि दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वन वन हो? कोई जरूरी नहीं है। एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 0.5, एक के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 1.5 भी हो सकता है, 0.25, 1.75 भी हो सकता है। लेकिन यहां पर हम ये अभी कंडीशन लगा रहे हैं कि ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ईच इज वन। इस कंडीशन पर हम फॉर्मूला डिराइव कर रहे हैं कि दोनों के रेस्पेक्ट में ऑर्डर वन वन ही है, राइट। लेकिन क्या जरूरी है कि ऑर्डर वन वन है तो उनके स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी वन वन हो? वन और टू भी हो सकता है, टू और वन भी हो सकता है, क्योंकि ऑर्डर स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट पर डिपेंड नहीं करता है। तो यहां पर हम ये भी मान रहे हैं कि दोनों का स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट भी सेम है, यानी या तो वन वन या टू टू या थ्री थ्री, सेम मान रहे हैं। या तो वन वन है या टू टू है या थ्री थ्री है। क्यों, वो अभी आपको आगे समझ में आएगा। तो दो कंडीशंस तो हो गई, बट अभी भी एक और कंडीशन और चेंज हो सकता है कि जरूरी नहीं है कि हम दोनों की सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन लें। कॉन्सेंट्रेशन मोल्स कितने डालने हो तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है ना भाई। मैं एक के 2 मोल डालूं, एक के 5 मोल डालूं, एक के 3, एक के 10। लेकिन यहां पर अभी मैं मान रहा हूं कि दोनों के इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम है। दोनों की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी सेम है, यानी ए पार्ट। अब केस टू में भी ए पार्ट आ गया साहब। केस टू में ये दो कंडीशन तो है ही है। अब उसमें ए और बी दो पार्ट आएंगे। ए पार्ट की अगर दोनों रिएक्टेंट की इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, ए पार्ट फॉर सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, फॉर सेम इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन,
तो मान लेते हैं इसकी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन भी ए है, इसकी भी इनिशियल ए है। इसमें सिंस अब दोनों का कोफिशिएंट सेम है, चाहे वो 1 1 हो या 2 2 हो, डजेंट मैटर, बट अगर एक्स रिएक्ट करेगा तो इसका भी एक्स रिएक्ट करेगा, इसका वाई करेगा तो इसका भी वाई करेगा। तो टाइम टी पर इसकी कॉन्सेंट्रेशन भी ए माइनस एक्स, इसकी भी ए माइनस एक्स, यानी किसी भी टाइम पर इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन जो होगी वो सेम होगी। किसी भी टाइम पर इन दोनों की जो कॉन्सेंट्रेशन होगी वो सेम होगी। तो अब हम कह रहे हैं कि ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर है, माइनस डी अपॉन डी टी के ए की पावर भी 1 बी की पावर भी 1 है, और ए और बी दोनों की कॉन्सेंट्रेशन हर इंस्टेंट पर सेम होगी, क्योंकि इसका एक्स रिएक्ट करेगा, इसका भी एक्स। ये इसीलिए मैंने कहा कि कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अगर इसका कोफिशिएंट 1 और इसका 2 हुआ तो फिर इन दोनों की कंसंट्रेशन सेम नहीं होगी। बट अभी तो ए की कंसंट्रेशन बी के बराबर है, तो ए को बी से या बी को ए से रिप्लेस कर सकते हैं। तो फिर से क्या आ गया, के ए स्क्वायर, यानी ये केस 1 ही बन गया साहब, केस 2 नहीं, ये वापस केस 1 हो गया, के ए स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला फिर से आप यहां यूज कर सकते हो, जो फॉर्मूला हमने पहले लिखा था वही फॉर्मूला यहां पर फिर से हो जाएगा। लेकिन कब, ये सारी कंडीशंस आप देख सकते हो, कंसंट्रेशन सेम होनी चाहिए, कोफिशिएंट सेम होना चाहिए। लेकिन क्या होगा अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अलग अलग हो? तो बिल्कुल सही कहा कबीर, बिल्कुल सही। क्या होगा अगर इनिशियल कंसंट्रेशन अगर डिफरेंट हो? अब मैं दूसरे वाले पार्ट पर डिराइव कर रहा हूं, चलिए। For different initial concentration, for different initial concentration, इनिशियली इसकी कॉन्सेंट्रेशन ए, इसकी बी, इसमें से भी एक्स रिएक्ट कर रहा है, इसमें से भी एक्स ही रिएक्ट करेगा, लेकिन अब इसकी कंसंट्रेशन ए माइनस एक्स, इसकी बी माइनस एक्स, तो इन दोनों की कंसंट्रेशन बराबर नहीं है। अब फिर से वही सेकंड ऑर्डर है, तो माइनस डी ए अपॉन डी टी इक्वस टू के, ए की पावर 1 बी की पावर भी 1। लेकिन अब यहां पर इसको इंटीग्रेट करना है, तो सोचो तीन वेरिएबल है, ए की कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, बी की भी वेरी कर रही है, और टी टाइम भी वेरी कर रहा है। जब भी आप इंटीग्रेट करते हो ना, तो वाई और एक्स दो ही वेरिएबल होते हैं। तो वाई वाली टर्म को सब एक तरफ, एक्स वाली टर्म को एक तरफ, और फिर आप इंटीग्रेट करते हो। तो यहां पर भी हमें तीन नहीं, दो ही वेरिएबल चाहिए। तो अब यहां हम इंटीग्रेट कैसे करेंगे वो बता रहा हूं। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये क्या है, a माइनस एक्स, किसी भी टाइम पर a की कंसंट्रेशन। तो यहां इस a की कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया, a माइनस एक्स। यहां पर भी a की कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया, a माइनस एक्स। b की कंसंट्रेशन की जगह क्या लिख दिया, b माइनस एक्स। अब इसको a माइनस एक्स को डिफ्रेंशिएट करो, ये क्या हो रहा है, डी बाई डी टी ऑफ a माइनस एक्स, मतलब आप a माइनस एक्स को क्या कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर रहे हो। ए तो क्या है, कांस्टेंट, वो तो चेंज हो नहीं रहा है, वेरी क्या कर रहा है, एक्स। तो ए का डिफरेंशिएशन हो गया 0, ये माइनस और ये माइनस हो गया प्लस, तो यहां क्या बच गया, dx अपॉन dt, dx अपॉन dt। ठीक है जी। अब यहां वेरिएबल दो ही है, एक टाइम और एक एक्स, एक टाइम और एक एक्स, जिसे हमें इंटीग्रेट करना है। अब ये इंटीग्रेशन आना चाहिए। देखो ये थोड़ा टफ है, मैथ्स के हिसाब से देखोगे तो ये आसान है। मैथ्स में तो आप इससे बहुत टफ वाले इंटीग्रेशन करते हो, बट केमिस्ट्री में थोड़ा थोड़ा भी टफ इंटीग्रेशन आ जाए तो वो ज्यादा टफ लगता है। तो क्या करना होगा वो बता देता हूं। यहां पर पहले मैं एक स्टेप, यहां कम लिखी हुई है वो मैं लिख देता हूं। रीअरेंज कर रहे हैं, कैसे रीअरेंज कर रहे हैं, dx अपॉन a माइनस एक्स, b माइनस एक्स इक्वल्स टू के डी टी। ठीक है,
लेकिन अब अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको b माइनस ए से डिवाइड भी कर रहा हूं और b माइनस ए से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, मल्टीप्लाई भी कर रहा हूं, डिवाइड भी कर रहा हूं। राइट, अब आप देखिए ये 1/b माइनस ए दिख रहा है आपको, डिनोमिनेटर में ये दोनों टर्म दिख रही है, लेकिन न्यूमेरेटर में मैंने क्या किया, b माइनस एक्स और a माइनस ए, ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये x कैंसिल आउट हो जाएगा, ब्रैकेट ओपन करोगे तो x कैंसिल आउट हो जाएगा, b माइनस ए से b माइनस ए भी कैंसिल आउट हो जाएगा। ये मैथ्स में बहुत करते हो, जब एक बार आए तो कर लोगे तो अच्छी बात, बहुत आसान सा लगेगा, मुझे इतना नहीं समझाना पड़ेगा। अब इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकता हूं। यहां तक लिख लिया हो तो हम आगे बढ़ते हैं। ये मान लो ये बीच वाली एक स्टेप है जो मैंने यहां लिख दी है आप लोगों के लिए, इससे ये कैसे आया वो एक स्टेप और यहां लिख दी मैंने। आदेश ने पूछा यहाँ के किसका लेंगे, तो दोनों का कोफिशिएंट सेम है 1 और 1, तो दोनों का के भी सेम होगा। इस तरह के कर चुके हो क्या इंटीग्रेशन बहुत सारे मैथ्स में? मैथ्स में इंटीग्रेशन हो गया या नहीं हुआ? बेटा प्रखर क्वेश्चन करते करते बहुत सारी चीजें अपने आप याद हो जाती है। ये देखिए मैंने अब दोनों पार्ट्स को अलग अलग कर दिया, 1/b माइनस ए, इंटीग्रेशन एक अलग कर दिया, dx अपॉन a माइनस एक्स, dx अपॉन b माइनस एक्स, लिमिट 0 से x और लिमिट यहां पर भी 0 से x, dx अपॉन a माइनस एक्स, इसका इंटीग्रेशन अगर आप करोगे तो ये पार्ट ln a अपॉन, ये इंटीग्रेशन करके मैंने फाइनल लिमिट्स भी लगा दी, इंटीग्रेशन भी कर दिया। थोड़ा सा अगर मैं स्टेप्स लिखूं यहां पर आप लोगों के लिए तो b माइनस ए, इंटीग्रेशन इसका आएगा माइनस ln a माइनस एक्स प्लस ln b माइनस एक्स, फिर इसकी क्या लगेगी लिमिट्स, लिमिट्स लगाओगे तो फाइनली ये चीज आ जाएगी। डेफिनेटली बड़ा सा फॉर्मूला है, ठीक है भाई, अभी मैथ्स में होगा तभी आसान लगेगा। एक चीज ध्यान रखना, ये ln दोनों का है, यहां पर एक ब्रैकेट और लगाना। अब फाइनली फॉर्मूला तो हमारे पास आ गया, लेकिन अब सोचो क्या इस पर क्वेश्चन आते हैं कि बताओ ए इतना है, बी इतना है, टी टाइम पर एक्स निकालो, तो एक्स निकालने के लिए अभी भी अच्छी खासी कैलकुलेशन करनी पड़ती है, तो इस पर न्यूमेरिकल इस तरह से तो नहीं आते हैं। तो पूछ आप कहोगे सर फिर क्यों करवाया, वो बताता हूं ये क्यों हमने किया है। और इससे एक और चीज समझ में आई, आप सोचो जैसे ही दो रिएक्टेंट होते हैं, कुछ भी फॉर्मूला डिराइव करना कितना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए आप सोचो जीरो ऑर्डर और फर्स्ट ऑर्डर में भी दो रिएक्टेंट हो सकते थे, लेकिन वहां वहां तो फिर ऑर्डर भी 1 1 नहीं माना जा सकता, तो उनका इंटीग्रेशन करना और भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन यहां हमने ऐसा क्यों किया वो मैं बताता हूं। ये पूरा इंटीग्रेशन होने के बाद लेट से अब मैं आपसे कह दूं कि जो क्वेश्चन है उसमें बी की जो वैल्यू है, कंसंट्रेशन ऑफ बी, वो मान लेते हैं ए से बहुत ज्यादा है। आपने ए और बी दोनों डाले, बी की कंसंट्रेशन ज्यादा डाली, ए की कम डाली। अब जो अमाउंट रिएक्ट होगी एक्स, वो तो कम ही होगी, क्योंकि ए की कंसंट्रेशन कम है तो अमाउंट रिएक्टेड तो हमेशा ए की कंसंट्रेशन से कम ही होगी। तो जो बी और ए है ये एक्स से तो हमेशा ही ज्यादा होंगे, हाँ या ना? अमाउंट जो रिएक्ट करेगी वो ना तो ए की अमाउंट से ज्यादा हो सकती है और ना बी से ज्यादा हो सकती है। तो बी जो है ए से अगर बहुत ज्यादा तो बी एक्स से भी बहुत ज्यादा होगा। तो यहां पर हम बी के रेस्पेक्ट में एक्स को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं और बी के रेस्पेक्ट में ए को भी नेग्लेक्ट कर सकते हैं।
जैसे ही हमने बी के रेस्पेक्ट में एक्स को नेग्लेक्ट किया, ये बी और ये बी क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो बचा क्या है यहां पर, बचा क्या यहां पर, 1/b ln a/a-x = और अगर मैं इस b को इधर शिफ्ट कर दूं तो k इंटू बी, और इस k इंटू बी को हम k डैश लिख देते हैं लेट से। अब आप इस फॉर्मूले को देखो तो ये तो एक फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला दिख रहा है भाई, एक फर्स्ट ऑर्डर का फॉर्मूला। बस डिफरेंस क्या है कि फर्स्ट ऑर्डर में केवल के टी होता है, यहां उसकी जगह के डैश है। के डैश क्या, के इंटू बी हो गया, यानी सेकंड ऑर्डर की जगह फर्स्ट फॉर्मूला फर्स्ट ऑर्डर की तरह दिखने लग गया। और सोचो, ये जो चीज हमने यहां आके नेग्लेक्ट की है, बी के रेस्पेक्ट में एक्स को और बी के रेस्पेक्ट में ए को, अगर हमें स्टार्टिंग में ही पता होता, अगर मुझे स्टार्टिंग में ही पता होता कि जो बी है, स्टार्ट की बी की कंसंट्रेशन ए से बहुत ज्यादा है, तो यहां जब वो इंटीग्रेट कर रहे थे हम, इंटीग्रेट करने से पहले यहीं पर मैं बी के रेस्पेक्ट में किसको नेग्लेक्ट कर देता, एक्स को। तो अब यहां पर टर्म ही केवल क्या रहेगी, ए माइनस एक्स। यानी बेसिकली देखा जाए तो यहां पर ये कंसंट्रेशन ऑफ ए है, और बी की कंसंट्रेशन तो एक तरह से क्या हो गई, कांस्टेंट हो गई, क्योंकि बी की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा है कि उसमें से जो अमाउंट रिएक्ट कर रहा है वो बहुत कम है। तो बी की कंसंट्रेशन क्या होगी, कांस्टेंट। अब बी की कंसंट्रेशन अगर कांस्टेंट हो गई तो रिएक्शन का जो ऑर्डर हमें लग रहा था 2 है, ए की पावर 1 बी की पावर 2, लेकिन ये टर्म तो क्या है, कांस्टेंट है, इस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड ही नहीं कर रही है, तो इसको भी आप क्या मान सकते हो, कांस्टेंट। तो अब रिएक्शन की रेट केवल किसकी कंसंट्रेशन पर डिपेंड कर रही है, ए की कंसंट्रेशन पर, यानी रिएक्शन का ऑर्डर 2 नहीं, रिएक्शन का ऑर्डर 1 हो गया। इसे बोला जाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर, यानी एक्चुअल में ऑर्डर तो 2 था बट चेंज होके 1 हो गया, तो इसे हम बोलते हैं सूडो फर्स्ट ऑर्डर। ऐसा नहीं कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर तरह, अगर किसी थर्ड ऑर्डर को सेकंड ऑर्डर में कन्वर्ट कर दोगे तो सूडो सेकंड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर को सेकंड में कर दोगे तो सूडो सेकंड ऑर्डर, तो कुछ भी हो सकता है। हाँ, लेकिन अब बाय द वे यही क्वेश्चन आता तो हमें इतना डेरिवेशन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर स्टार्टिंग में देखो, जब भी एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, एक से ज्यादा रिएक्टेंट होंगे, 100% मान के चलना, अगर न्यूमेरिकल आता है तो उन दोनों में से किसी एक की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा होगी। पहले उसको कांस्टेंट मानो, पहले उसको कांस्टेंट मानो। जैसे बी की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है तो इसको कांस्टेंट मान के इसके साथ मर्ज कर दो और एक नया कांस्टेंट बोल दो, ये कुछ के डैश हो गया। अब आपको इसको इंटीग्रेट करना आसान है, क्योंकि अब दो रिएक्टेंट नहीं, एक ही रिएक्टेंट बचा है। एक ही रिएक्टेंट के अकॉर्डिंग जीरो ऑर्डर है या फर्स्ट ऑर्डर है या सेकंड ऑर्डर के फॉर्मूले लगा के क्वेश्चन सॉल्व कर लो, आसानी से हो जाएगा। समझ में आ रही मेरी बात? फर्स्ट, तो इस तरह से कर सकते हो। तो ये इनफैक्ट अब याद करो, इनिशियली मैंने एक आपको लाइन बताई थी, एक्टिव मास जो होते हैं ना, सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, इनका एक्टिव मास कांस्टेंट रहता है। सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमेशा बहुत ज्यादा अमाउंट में होता है, उसकी अमाउंट जो रिएक्ट करती है वो बहुत कम करती है, तो सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन यानी उसकी एक्टिव मास को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट, और उसको प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट में मर्ज कर देते हैं। इसीलिए उसको कभी एक्सप्रेशन में लिखा ही नहीं जाता है। याद आ रहा है कुछ? समझ में आई मेरी बात? सॉलिड, प्योर लिक्विड और सॉल्वेंट, यहां मैंने सॉल्वेंट का एक्सप्लेनेशन दिया है। चलिए, अभी थोड़ा सा एक दो पॉइंट्स और बताऊंगा, आज टाइम हो गया ऑलमोस्ट, तो इससे आगे इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स और हम बात करेंगे। होमवर्क देता हूं, डीपीपी 2 और 3 तो दे दिया, तो डीपीपी 4 और डीपीपी 5। सोनू प्राइवेट कॉलेज मिला तो कोटा में कौन सा कॉलेज सही होगा, नहीं आइडिया भाई मेरे को। ये सूडो फर्स्ट ऑर्डर हो गया बेटा, सेकंड ऑर्डर तो एक्चुअल में था, अब हो गया फर्स्ट ऑर्डर। समीर बेटा वापस से देखना अच्छी तरह से।
श्रेयांश ऐप भी जल्दी हो जाएगा। ऐप में एक्चुअली मैं आपको बता दूं, ऐप में कुछ पर्टिकुलर स्टूडेंट्स को या कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होगी कि रिकॉर्डेड आप नहीं देख पा रहे हो, तो वो जल्दी से हो जाएगा। कुछ बेटरमेंट के लिए चेंज कर रहे हैं, कुछ और अच्छा हो, इसीलिए उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है। तो रिकॉर्डेड नहीं देख पा रहे हो आप, बाकी सारी चीजें हो जाएगी। बेटा किसी को भी क्वेश्चन करने हैं, दिक्कत आ रही है तो कोई कोई और इलस्ट्रेशन नहीं करने, पहले क्लास का लेक्चर ढंग से सुनो, क्लास में जो एग्जाम्पल्स मैं ले रहा हूँ उन्हें फिर से करो, और फिर जो मैं डीपीपीज दे रहा हूँ उनको ढंग से करो। ये सीक्वेंस फॉलो करो, दिस इज द बेस्ट वे। इसी से आपका इम्प्रूवमेंट होगा, और कुछ भी नया करने की, किसी और जगह से करने की जरूरत नहीं। क्योंकि किसी और जगह से अगर आप कुछ सॉल्व एग्जाम्पल अलग से करोगे, उनकी सीक्वेंसिंग कुछ और होगी, उसमें कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट होगा जो अभी तक हमारी सीक्वेंस में नहीं आया है, फिर वापस फंस जाओगे, फिर प्रॉब्लम होगी। आदित्य डाउट है, क्या डाउट है बेटा? नोट्स अभी मैं बोल देता हूँ, वैसे होने चाहिए अपलोड। ठीक है दीपक, अच्छी बात है बेटा। ध्रुव अभी तो सॉफ्ट में ही यूज करो यार, मॉड्यूल जब आएंगे तब पता चल जाएगा, उसके लिए हटा तो दिमाग से। जब आप पढ़ा चुके हो पूरा चैप्टर तब कर सकते हैं दूसरी। श्रेयांश कर तो सकते हो दूसरी जगह, बट मैं ये कहूंगा कि मेरी शीट को ही आप 2 3 4 बार करो, क्योंकि इसके बाहर कुछ नहीं हो सकता। क्यों एनर्जी लगा रहे हो? इसी शीट को 4 बार करो, फिर दुनिया में कुछ भी करोगे कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, ये मेरी बुक की है जो मैं आपको दे रहा हूं बेटा। चलिए बाय बाय।